माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल पर बायोलॉजी लेकर के भी आए हैं और वैसा बायोलॉजी जो 12th क्लास में अच्छा रिजल्ट दे। और इसमें हम क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। आप जानिए, प्रीवियस क्वेश्चन जो पूछे गए क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए काफ़ी आवश्यक है। उसका प्रैक्टिस करेंगे, बेहतर रिजल्ट आएगा। क्वेश्चन जो है आपको पूछे गए क्वेश्चन का ही आपको बार बार दोहराता है। आपको हम 2011 से लेकर 2022 तक का जो भी क्वेश्चंस हैं बायोलॉजी में, सबको हम आपको बतलाएंगे। पहले तो मैं ऑब्जेक्टिव बतलाऊंगा, उसके बाद इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं आपको हम पढ़ा देंगे। एकदम एग्जामिनेशन से पहले हम आपको तैयारी करा देंगे। यहाँ पर जो हम बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं उसमें आपको जो भी ऑप्शन है उसका एनालाइज किए हैं, क्यों होगा आंसर और क्यों जो बचे हुए ऑप्शन नहीं होगा उसका क्या आंसर होगा। ये सारी बातों को आप जानते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, आप एग्जामिनेशन का क्वेश्चन बना करके आएंगे। अब आ गया है समय प्रैक्टिस करने का, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने का। और कम समय में यदि आप प्रीवियस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं तो आप अच्छा रिजल्ट लाएंगे। और इसके लिए एकमात्र उपाय है आपको क्वेश्चन को बार बार पढ़ना, उसको प्रैक्टिस करना। या क्वेश्चन बैंक हो, मॉडल सेट हो या और एनसीईआरटी का स्टडी मटेरियल हो, वो आपके लिए बेहतर होगा। मैं आपको तीनों चीज़ों को, अभी तो मैं क्वेश्चन बैंक ही पढ़ा रहा हूँ, इसके अलावे हम आपको मॉडल सेट भी पढ़ाएंगे और अपना स्टडी मटेरियल जो एनसीईआरटी का वन लाइनर क्वेश्चन से ग्रुप में देंगे, उसमें 4 ऑप्शन नहीं देंगे। वह आपका कॉन्सेप्ट होगा, वह आपका स्टडी मटेरियल होगा, जो कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो उसके अंतर्गत से पूछे जाएंगे। तो आइए, आज हम आपको बायोलॉजी के अगले क्लास की ओर ले जा रहे हैं। वह बायोलॉजी 12th जो बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए है, वह 2011 का क्वेश्चन है। इसमें देखना है डीएनए के पायरीमिडीन में पाया जाता है। डीएनए के पायरीमिडीन में पाया, देखिए आपको नाइट्रोजिनस बेस जो होते हैं, नाइट्रोजन युक्त क्षार जो होते हैं, पायरीमिडीन और प्यूरिन होता है। पायरीमिडीन और प्यूरिन, पायरीमिडीन में 2 गो क्षार होता है, थाइमिन और साइटोसिन। पायरीमिडीन में 2 क्षार होते हैं, थाइमिन और साइटोसिन। प्यूरिन की बात करते हैं तो उसमें होता आपको एडेनिन और गुआनिन। तो इसका आंसर जो होंगे डीएनए में, डीएनए के पायरीमिडीन में पाया जाने वाला जो क्षार होगा वह होगा थाइमिन एवं साइटोसिन। याद रखेंगे क्या क्या होगा, थाइमिन एवं साइटोसिन। वही आपको प्यूरिन की बात होता तो एडेनिन और गुआनिन होता। सी नहीं होगा, साइटोसिन यूरासिल और थाइमिन यूरासिल, इसमें तो होगा ही नहीं। यह आरएनए में यूरासिल होता है जो थाइमिन के स्थान पर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है। हवा में यह परागण की क्रिया होती है। आप देखेंगे कि इसके परागण की क्रिया, जो परागण क्रिया कीट के द्वारा होता है, हवा के वायु के द्वारा होता है, यानी हवा के द्वारा जल परागण होते हैं, है ना। तो यहाँ पर कीट के द्वारा जो होगा वह कीट जो फ्लावर जो होंगे वह सुगंधित के कारण कीट आकर्षित होता है, या भड़कीले रंग के होने के कारण होता है, जिस कारण उस पर कीट जाते हैं, भौरा वगैरह जो देखते हैं उस पर जाते हैं। फूल का जो रसा उसका जो है परागकण पर बैठते हैं, उसके जो जितने भी कीट होते हैं, आर्थ्रोपोडा फाइलम को होता है, उसका पैर ज्वाइंट होता है, उस पर सट जाता है और नेक्स्ट जो जाता है उसके फिर दूसरे फूल फ्लावर बैठता है, तो एक मेल दूसरे के फीमेल पर जो है वह परागण करता है। यह होता है कीट के द्वारा, तो यानी चिड़िया वगैरह के द्वारा। चमगादड़ या घोंघा ये सब से नहीं होगा, यहाँ पर हवा होगा। हवा क्यों? देखिए गेहूं हो, धान हो, है ना, यह सब में ना कोई भड़कीला रंग है, ना उसमें कोई कलर सेंट है जिस पर किसी पर परागण की क्रिया का कीट वगैरह या चमगादड़ या
घोंघा के द्वारा हो सकता है। तो वहाँ पर क्या होता है, जब हवा चलता है फसल में, जब फूल लगता है, मंजर लगता है, तो देखिएगा हवा चलता है। हवा चलता है तो एक पौधे का दूसरे भाग, दूसरे पर दूसरे भाग इस तरह से गिरता है, जिसके कारण उसमें आपका परागण की क्रिया होती है और वह परागण हवा के द्वारा होता है। तो एनीमोफिली नामक परागण का नाम क्या है, हवा के द्वारा होता है। यह अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे हैं। देखिए जितने भी हरे पौधे हैं वो उत्पादक है, प्रोडक्ट है, और जितने भी जंतु है वो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है। हम सभी जंतु उपभोक्ता है। क्यों? ये सभी अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन पौधा भोजन खुद बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोफिल के कारण वह कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है और ऑक्सीजन देता है। यह कौन करता है? पौधा। सबसे पहले पौधा ही आपको सब कुछ है, उसके बाद ही जंतु है। पौधा है तब जंतु है, जंतु है तो पौधा, ऐसी बात नहीं है। यानी आप ये जानेंगे कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे का जो स्थान है वह उत्पादक है, प्रोडक्ट है, प्रोड्यूसर है। इसका आंसर हो जाएंगे। उपभोक्ता मनुष्य होते हैं। अब घटक जो होते हैं वह आपको बैक्टीरिया क्या कहते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा घटित हो जाता है, डेड बॉडी हो जाता है, उसका होता है। नेक्स्ट है, मेंडल ने चयन किया। क्या चयन किया? किस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया? मेंडल ने मटर के पौधों पर चयन किया, एक्सपेरिमेंट किया, और वह आपको ऑस्ट्रिया के एक पादरी थे, मठ में रहने वाले मठाधीश थे, और वहाँ इर्द गिर्द में बगीचा था, गार्डन था, उसमें मटर के पौधे पर उन्होंने खेती किया और खेती में 3, 4, 7 जनरेशन तक ले गया उसको, और देखता था तो उसमें तरह तरह के वेरिएशंस मिला, फूल का कलर, यह सारी बातों, और उस पर उन्होंने एक आनुवांशिक संबंधी नियम दिया, जिसे मेंडल को आनुवांशिक का पिता कहा जाता है, जेनेटिक्स का पिता कहा जाता है। तो आप जानेंगे कि किसके बारे में मेंडल ने चयन किया? चना नहीं, पाइनस नहीं, टमाटर नहीं, गार्डन मटर, मटर के पौधे पर किया था। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक लिंगी है? मोनोसियस। एक लिंगी और द्विलिंगी, उभयलिंगी। यह जनन, पौधों में जनन के पार्ट्स होते हैं। एक लिंगी, द्विलिंगी, उभयलिंगी, यह सब ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपको सरसों नहीं होगा, गुड़हल नहीं होगा, पपीता होगा। पपीता जो है मोनोसियस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे इसको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला सही है? पारिस्थितिकी तंत्र से लिया गया है क्वेश्चन, और उसमें आप देखेंगे कि घास, गेहूं, आम नहीं होगा, घास बकरी और शेर यह होगा। या घास को कौन खाएगा? बकरी। बकरी को कौन खाएगा? शेर खाएगा। या उत्पादक है, या प्राथमिक कंज्यूमर है, उपभोक्ता, या द्वितीयक उपभोक्ता है? इसका आंसर यही होगा। अच्छा क्वेश्चन है। बकरी, गाय और घास नहीं होंगे, घास, मछली और बकरी नहीं होगा। यह उत्पादक है, या प्राथमिक कंज्यूमर है, या सेकेंडरी कंज्यूमर है। नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गोल्डन या सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? गोल्डन या सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसमें विटामिन जो होते हैं, विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन B12 नहीं, फोलिक एसिड होते हैं, विटामिन ए पाए जाएंगे, विटामिन डी नहीं, और विटामिन सी नहीं साथ दिखते। इसका आंसर आपको विटामिन ए होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर अभयारण्य प्रसिद्ध है। अभयारण्य या ज्योग्राफी जैसा क्वेश्चन है, यह भी इकोलॉजी से लिया गया है ना। तो यानी वहाँ पर गिर अभयारण्य किससे संबंधित है? तो शेर से संबंधित है। वहाँ पर शेर का आवास है, वहाँ पर क्या पाया जाता है? शेर पाया जाता है। तो गिर अभयारण्य प्रसिद्ध है, चिड़ियों के लिए नहीं, घड़ियाल के लिए नहीं, शेर के लिए। अच्छा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है, न्यूक्लियोसाइड। डीएनए का पार्ट है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, ध्यान रखेंगे। न्यूक्लियोसाइड है शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस, शुगर प्लस फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट, और सभी इसमें शुगर और फॉस्फेट होते हैं।
यह जानेंगे कि राइबोज शर्करा होते हैं और उस पर कार्बन पेंटोज जिसे कहते हैं, जिस पर कार्बन 1 पर नाइट्रोजिनस बेस एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन में से कोई होगा और कार्बन 5 पर फॉस्फेट होते हैं। एक फॉस्फेट होगा तो AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट रहेंगे तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP जो DNA का मोनोमर कहलाता है। इसका आंसर शुगर प्लस फॉस्फेट होगा। नेक्स्ट है एंटीकोडॉन्स किसमें पाया जाता है? ट्रांसफर RNA में होता है। ट्रांसफर RNA में एंटीकोडॉन्स पाया जाता है। जेनेटिक्स का आपको क्वेश्चन है तो यहाँ पर मैसेंजर RNA मैसेज ट्रांसफर होगा। यह क्या होगा? राइबोसोमल प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया? 7 लक्षणों का अध्ययन किया। 7 पीढ़ी तक इन्होंने मटर के पौधों पर अध्ययन किया। ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे कितने लक्षणों का? 7 लक्षणों का किया है। इसको ध्यान में रखिए, पढ़िए बढ़िया। तो कितने होंगे? 7 सी होगा। नेक्स्ट है मेंडल ने प्रतिपादित किया सहलगनता का नियम, आनुवांशिकता का नियम, दोनों इनमें से कोई नहीं। किसका अध्ययन किया? आनुवांशिकता का। आनुवांशिकता का नियम दिया उन्होंने, इसलिए इसे फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। जेनेटिक्स क्या है? पेरेंट्स के गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ढोने का काम करता है। वंशों के गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है, उसी को आनुवंशिकता का नियम कहते हैं। यह आपको मेंडल ने बताया था, इसलिए इसको मेंडल के आनुवंशिकता का नियम कहते हैं। इसे फादर ऑफ जेनेटिक्स या आनुवंशिकता विज्ञान का पिता का उपाधि दिया गया है। इसमें होंगे। तो ध्यान रखिए, पढ़िए मन लगा कर, हम बार बार कहते हैं। और एक एक विषय तो क्या, केमिस्ट्री तो क्या, मैं केमिस्ट्री का और बायो को उसी तरह से मैं पढ़ाऊँगा और बेहतर कराऊँगा। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ करके पढ़िए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जहाँ कहीं भी दिक्कत होगा मैं उसकी त्रुटि को मैं पूर्ण रूप से उसमें हम मॉडिफाइड करेंगे, संशोधन करेंगे। इस बात को ध्यान में रखिए और एक्टिव होके पढ़िए, सोइए नहीं, अब जागिए। परीक्षा के समय आ गया है, अब अपने आप को जिम्मेवारी को समझिए और पढ़िए, क्योंकि एग्जामिनेशन आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, अच्छा रिजल्ट लाते हैं तो आप बहुत अच्छा कैरियर बनाएंगे। पढ़ना जरूरी है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर दूसरे दिन।